नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एनमी न्यूज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग की जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। पिछले दो दौर की तुलना में तीसरे दौर में वोटिंग बड़ी लग रही है। आज गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटों समेत कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अहमदाबाद में वोट डालने के बाद रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की थी। तीसरे दौर की वोटिंग के बीच ही राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। लालू यादव ने दो टूक कह दिया कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता में आए तो ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का हिस्सा धर्म के आधार पर बांट देंगे। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमानों के साथ। कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा कि नहीं कहा भाई? सही कहा कि नहीं कहा? मैंने दूसरा कहा था मुझे लिख कर दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख कर दो, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। मैंने उनको कहा था कि आप देश के नागरिकों को लिखकर दो। कांग्रेस की राज्य सरकारें ओबीसी कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। अब मेरे 3 सवाल, बहुत सिंपल सवाल है साहब, लेकिन कांग्रेस चुप बैठकर बैठ गई है, बन करके मुंह पे ताला लगा दिया है उसने। ये चुप्पी खतरे वाली चुप्पी है भाई। उनके अंदर खेल है और मैंने अब उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है। भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। देखो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण
मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, यह भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा, और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास हम करेंगे। कह सकते हैं कि लालू यादव जैसे लोगों का बयान है बिल्कुल तुष्टीकरण के एकदम साफ। देखिए, भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे, वो अब पूरी तरीके से सच साबित होती दिख रही हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है, उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। हम जात बिरादरी के नजरिए से नहीं देखते, परंतु जो प्रचलित धारणा के अनुसार एम का अर्थ मुस्लिम और वाई का अर्थ यादव माना जाता था, तो इसका अर्थ हो गया कि अब मुस्लिम प्राथमिक और यादव दोयम दर्जे का हो गया। क्योंकि जब पूरा का पूरा होगा तो वो किसका पूरा का पूरा लेगा और किसके में से काटेगा, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो इससे निकलता है कि संविधान किसके आने से खतरे में होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा होगी और इसे कभी नहीं बदला जाएगा। तो आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है और शाम तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वहीं आज इस विषय पर, इस विशेष कार्यक्रम पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी, नेता बीजेपी, स्वामीनाथ जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। पहले तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सवाल मेरा अमित तिवारी से है। जी अमित जी, आपसे जान लेते हैं कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले आपसे ये जान लेते हैं कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे हैं। है हमने बहुत ही दृढ़ता से पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरे फेज के लिए प्रचार का अभियान किया था और हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। देखिए, अगर आपने काम किया है तो निश्चित तौर पे जनता आपका साथ देगी। अगर आपने घर बनाए हैं, अगर आपने 4 करोड़ घर बनाए हैं, उसमें से अगर ये आपने सुनिश्चित किया है कि उसमें से 70% उसका मालिकाना हक महिलाओं को मिले, तो निश्चित तौर पे हमारी बहनों के छत सर के ऊपर छत होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिस तरीके से 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, 10 करोड़ घरों तक साफ ईंधन पहुंचाया गया, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया, तो निश्चित तौर पे ये सारी सुविधाएं 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पे ये सारी सुविधाएं जो है वो जनता के बीच में है।
लेकिन जो ये कहा जाता है, आज लालू प्रसाद यादव जी ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सारा आरक्षण मिलना चाहिए। जी। तो जनता ने इनके दिलो दिमाग का एक्सरे करना चालू। अब तक राहुल गांधी कह रहे थे कि एक्सरे करेंगे, अब जनता ने इनके दिलो दिमाग का एक्सरे करना चालू किया है। और जब जनता ने एक्सरे किया है तो उसको पता चला है कि इनके दिल में मुसलमान और दिमाग में हिंदुओं को विभाजित करने की रणनीति चलती रहती है। जी। ये इन दिलो दिमाग का एक्सरे है जो जनता ने किया है और लालू प्रसाद यादव जी ने इसी बात को उन्होंने बताया है। क्या जरूरत है, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे संविधान में कहीं पे भी मेंशन है? वो असंवैधानिक बात है। लेकिन अगर आप उसे देने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप संविधान की मूल चेतना के साथ फिर से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जो इंदिरा गांधी ने कभी 75 में किया था। इमरजेंसी लगाकर देश को कैद कर संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास। जी जी अमित जी, फिलहाल मुसलमानों के आरक्षण पे जो लालू यादव जी की तरफ से बयान दिया गया उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है स्वामीनाथ जायसवाल, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जायसवाल जी, आपसे जान लेते हैं क्योंकि आज लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया जारी है और माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो इस बार मतदाताओं की जो संख्या है वो पहले से थोड़ी ज्यादा है। 2 चरणों की वोटिंग पहले हो चुकी है, लेकिन इस बारी जो तीसरा चरण है उसमें मतदाताओं की जो संख्या है वो ज्यादा देखी जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी। में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब असर है, असम में अभी तक 63-64% हो गया, बंगाल सबसे आगे निकल रहा है, यानी हर प्रदेश में बढ़त हो रही है। अभी तक तो जो आंकड़ा बता रहा है मजबूती से लोग अब निकल के अपने मत को आगे दे रहे हैं। परिवर्तन का एक आगाज है लोगों के अंदर। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दों की बात छोड़कर इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुटी। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संकल्प पत्र की एक बात को चर्चा में नहीं लाते हैं, कांग्रेस के न्याय पत्र पर सवाल खड़ा करते हैं, हमेशा मुस्लिम और तुष्टीकरण की बात करते हैं। पहले मंगल यानी राम को ले आए, राम से पेट नहीं भरा, सनातन को ले आए, फिर उससे पेट नहीं भरा तो फिर ले आए मंगलसूत्र की बात कहे कि हमने हिंदू का मंगलसूत्र छीनकर, तो मंगलसूत्र तो पुलवामा वाला मंगलसूत्र जितना मंगलसूत्र है उसका तो अब ख्याल नहीं किए, और मंगलसूत्र की बात करते हैं कि छीनकर सोना मंगलसूत्र और मुस्लिमों में बांट देंगे। ये तुष्टीकरण। दूसरा फिर क्या लाए कि आपके घरों को छीनकर मुस्लिमों को बच्चा पैदा करने वाले, इस तरह का भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मुखार बिंदु से करते रहे। फिर वो नहीं रहा तो इंडिया पाकिस्तान ले आए, फिर पाकिस्तान भी नहीं रहा तो गोधरा ले आए, फिर पिछड़े वर्ग SC पे पहुंच गए। जो इनके ही नेता कहते हैं कि हम 400 पार आ गए तो हम संविधान और लोकतंत्र को खत्म, संविधान बदल देंगे। हेगड़े का बयान था जो 7 बार से सांसद कर्नाटक से, और इनके कई मंत्री भी बोले यही बात को। जिस तरह से जाती रही भावना जैसी हरिमूरत देखे फिर तैसी, इनके भावना में ही जहर घुला हुआ है। अपने मुद्दों का बात जो आए थे 14 से पहले 9 में, तो भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, मिला कि नहीं, 15 लाख खाते में दूंगा, मिला कि नहीं, ये सब मुद्दा भूल गए। ये मेक इन इंडिया जो बब्बर से लगा के पूरे चौक चौवाहनी पर बताया गया, स्किल इंडिया के बारे में बताया गया, बुलेट ट्रेन दिखाया गया, 150 गाँव को स्मार्ट सिटी बनाया गया, ये सब मुद्दा धूमिल हो गया। अब मुद्दा तुष्टीकरण, जात पात, धर्म और संविधान से छेड़छाड़, यही मुद्दा इनके पास रहा है। अब फिर इनको प्रभु श्री राम का नाम लेकर सोचे कि नैया पार लगाए, राम जी लगाए बेड़ा पार, फिर अयोध्या पहुंच के फिर दर्शन करके फिर रोड शो करके दिखा रहे थे कि रामी जी हमको लगाएंगे बेड़ा पार। काम पर हमें भरोसा नहीं है, काम लिए नहीं है तो भरोसा क्या हो। 2 चरण में साफ हो गए थे, अब तीसरा चरण में एकदम साफ हो जाएंगे। आने वाले समय में परिवर्तन का एक आगाज है। वोटर समझ गया है कि हमको जॉब कौन देगा। किसान के शहादत, हजारों किसान मौतों का सवाल पूछ रहे हैं, उनकी विधवा पूछ रही है कि हमारे मंगलसूत्र का रक्षा नहीं किए, कम से कम MSP तो डबल करने की बात कहे थे। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के बाद हमारा MSP तो लागू कर देते। GST की मांग, छोटे व्यापारी का हो गया व्यापार खत्म। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री के पास मुद्दा विहीन होकर इनके सारे नेता अपने संकल्प पत्र की बात नहीं करते, अपने किए गए कामों का बात नहीं करते, यहाँ वहाँ की बात खाली करते हैं। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, 10 साल से बाहर है।
और पहले भी कांग्रेस संविधान को मानते हुए 70 साल जो कहते हैं, 70 साल में 54 लाख करोड़ खर्च हुआ था। आप 8,500 करोड़ चंदा लेते हो, धंधा देते हो। गौ कसी बंद करने का योगी की बात करते हैं, गौ कसी वालों से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया जाता है। जो नायक दारू वाला है 54 करोड़ देता है। इलेक्ट्रॉनिक बंद के माध्यम से जितने भ्रष्टाचारी, जितने पूल जिनको टेंडर दिया गया, जिनको ईडी सीबीआई से डराया गया, उस सबसे चंदा लो और धंधा दो की पार्टी चल रही है। तो जिस तरह से ये लोग तुष्टीकरण और जात पात धर्म की राजनीति से अलग होकर मुद्दों पे आ गए हैं, जिस तरह से अग्निपथ, अग्निवीर, सियाचिन 25-25 के पर जाके जो 6 महीना ट्रेनिंग करके उधर बॉर्डर पर रक्षा कर नहीं सकता है, चाइना का बॉर्डर पर रक्षा नहीं कर सकता है। वो बच्चों को न शहादत की वो मिलेगी दर्जा, न सब्सिडी, उनको पेंशन मिलेगा, तो मरने तो नहीं जाएंगे। तो एक सेना को भी कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी किए हैं। देश में डंका, विदेश में डंका बजाने की बात करते हैं लोग, घर में बदल लगा दिए लंका और कहते हैं डंका बज रहा है। जात पात से अलग हटकर कम से कम अपने काम के सहारे वोट मांगते, किसी मन से अमित शाह जी, किसी मन से प्रधानमंत्री जी, किसी मंच से जेपी नड्डा जी बिना कांग्रेस को और कांग्रेस के शहजादा और क्या क्या कहते इन्होंने अपने को बता दिया कि कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आज उनको गाँव और चौपाल प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने जाना पड़ रहा है, क्योंकि डर कहीं न कहीं सताता है। देश के लोकतांत्रिक और संविधान से छेड़छाड़ कर जिस तरह से आप चाहते हो, एक क्यों हम दिखतो ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही देश के नायक हैं। लेकिन आज समझ में आ गया कि देश को खोखलापन का पिटोरा थमाकर जिस तरह से झोला उठाने की आपकी तैयारी चल रही है, अब जनता आपको झोला पकड़ाने के लिए तैयार है कि 2024 में युवा पूछ रहा है कि हमारा नौकरी कहाँ है माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान पूछ रहा है हमें सब्सिडी कब मिलेगी, हमारा जी जायसवाल जी, जी जायसवाल जी, थोड़ा समय की कमी है और गेस्ट से भी बात कर लेते हैं। तो अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। झूठ का प्रलाप चलता रहेगा, ये धारा प्रवाह झूठ बोले जा रहे हैं, और एक ऐसे चैनल पर जो कि एक प्रभुत्व चैनल है और उस पर बैठकर ये धारा प्रवाह झूठ बोले जा रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? इस तरीके से कोई इनको रोकने टोकने वाला है कि नहीं है? इनकी एक एक झूठ, किस तरीके से ये झूठ बोले जा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। बस राहुल गांधी ने एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया, वो झूठ बोले जा रहे हैं। अरे भाई, इतना झूठ मत बोलिए, ऊपर जाकर आपको जवाब भी देना है। स्वामीनाथ जी, कम से कम इतना बोलिए कि लाज बच जाए आपकी, मुंह छिपाने का जगह रहे कम से कम आपके पास। अपने मुंह पर कालिक मत पोतिए। जी अमित जी, अभी फिलहाल तीसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया और जनता हमेशा से 5 साल का जितना भी रिकॉर्ड रहा है वो जनता के सामने रहा है, और अब जनता के हाथ में कमान है और जनता ही डिसाइड करेगी किस सरकार ने कितना काम किया है, और वो 4 जून को क्लियर हो ही जाएगा कि किस सरकार को मौका आगे चलकर देना है। तो इसी बीच अमित जी, अभी फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार जी भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो सुशील जी, आपसे जान लेते हैं कि इस बारी जो जनता है वो किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट दे रही है। देखिए आरती जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और यहाँ दोनों बड़ी पार्टियों के नेता बैठे हैं और आपस में नोकझोंक होना स्वाभाविक है जी। लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ, और मैं भारत का नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व है। और ये गर्व किस चीजों का है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 3 बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। ऑयल इंडस्ट्री मानी जाती है, हथियार इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री मानी जाती है, और ड्रग इंडस्ट्री मानी जाती है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। तो अब इन 3 इंडस्ट्री के एरिया में भारत ने क्या अचीव किया है पिछले 10 सालों में? भारत ड्रग्स में कम से कम 100 से ज्यादा देशों को ड्रग सप्लाई करने वाला, मेडिसिन सप्लाई करने वाला इकलौता देश है पूरी दुनिया में। और ये कोरोना का संकट काल था, जब संकट को अवसर में माननीय प्रधानमंत्री ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया। और उस समय जब पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड का मुंह देख रही थी, वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि भारत की दवाई, कोरोना की वैक्सीन सबसे ज्यादा एफिकेसी थी उसकी, और सबसे आसान तरीके से उसको स्टोर एंड ट्रेवल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, और सबसे कम दाम में थी। उसके बाद 2021 में कोरोना खत्म हो गया, 2024 चल रहा है, पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका भारत ने बजा दिया है।
हेल्थ का डंका बजा दिया है। तो दवा इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया के 7 बिलियन पॉपुलेशन को टच करती है, भारत, इंडिया इज लीडिंग, और ये पिछले 10 सालों में हुआ है। तो भारत का नागरिक होने के नाते मुझे इस पर गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अभी पैनलिस्ट बताएंगे। दूसरा बात, ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री में आप देखें, जहां अभी तक भारत की ऑयल में आयात करने पे जो गल्फ के देशों पर, खाड़ी के देशों पर निर्भरता थी, भारत ने उसको निर्भरता को बहुत हद तक कम किया है। और सोलर पावर में गुड़गांव में विश्व का एक सेंटर माननीय मोदी जी ने स्थापित कराया, और पूरे भारत में आप देखें कि सोलर पैनल बढ़ते जा रहे हैं। और सोलर एनर्जी ऐसी है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, आपको कोयला नहीं जलाना है, आपको कोई चीज वेस्ट नहीं करनी है, और सालों साल आपको ऊर्जा की जरूरत का पूरा होता रहेगा। तीसरी इंडस्ट्री, हथियार इंडस्ट्री। पहले क्या होता था, भारत को छोटा छोटा गोला बारूद विदेशों से मंगाना पड़ता था, अमेरिका, जर्मनी के ऊपर इनकी निर्भरता थी। लेकिन आज अगर आप देखें, पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया में बब्बर शेर, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे जायसवाल साहब, भारत ने बब्बर शेर को बनाया, उसका लोगो बनाया, और वो आज शेर पूरी दुनिया में दहाड़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत के हथियार, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो असॉल्ट राइफल हो, चाहे वो एंटी टैंक व्हीकल्स हो, तो पूरी दुनिया में भारत का डंका। जी डॉक्टर जी अमित जी भी कुछ कहना चाहते थे, अमित जी के पास चलते हैं। जी अमित जी, आज आरजेडी नेता जो प्रमुख है आरजेडी के लालू यादव जी, उनकी तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, वो भी पूरा आरक्षण देना चाहिए। जी अमित जी, तो आज लालू यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी आरती जी, देखिए जिस तरीके से इनके पुराने कर्म हैं, जब इनका कर्नाटक में इनकी सरकार आई तो ओबीसी में से 4% आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया गया। वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उस पर अभी फैसला आना है। आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने यही किया कि 4 से 5 बार इन्होंने यही प्रयास किया कि एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों में बांट दिया जाए। वो भी सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के कारण उसको स्टेप डाउन करना पड़ा। इसी तरीके से आप देखिए जामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करके उसको पूर्णतः मुसलमानों में बांट दिया गया। इसका कोई आधार नहीं है। जिस तरीके से संविधान में जातिगत तो व्यवस्था है आरक्षण की, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण, ये बहुत ही संविधान निर्माताओं ने भी इस पर बहुत ही गहन चिंतन किया था और ये समझा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण उचित नहीं होगा, जिसको अभी लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत ही गंभीर चर्चा छेड़ दी है। एक वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने ये चुनाव के बीच में ऐसा बयान दिया है। जनता इस चीज को समझती है। और देखिए, कोई भी अगर प्रोग्रेसिव मुसलमान है तो वो निश्चित तौर पे उसको डेवलपमेंट के साथ रहना है, ना कि आरक्षण के साथ। अगर वो प्रोग्रेसिव मुसलमान है तो वो अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ जोड़ेगा, ना कि किसी चरमपंथी के साथ। ये तो मुख्तार और अतीक को शहीद बताने लगे हैं। इनके नेता जियाउल रहमान मुख्तार और अतीक को मंचों से शहीद बताने लगे हैं। इनकी ये दुर्दशा आ गई है। इनकी नेत्री मारिया खान वोटों का जिहाद करने के लिए कहने लगी हैं। आपको पता होगा कि जिहाद का अर्थ क्या होता है। जिहाद का अर्थ होता है जंग करना। जंग किसके खिलाफ करना? काफिरों के खिलाफ करना। और काफिर कौन है? जिसको ये कहते आए हैं कि सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। तो इन सब चीजों को लेकर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा है, आपको याद होगा आरती जी, 2004 में जब हमारी सरकार गई तो उस समय पेट्रोल का दाम था 35 रुपया, 34-35 रुपया। जब 2014 में इनकी सरकार गई तो पेट्रोल का दाम था 74 रुपया। कितना % पेट्रोल का दाम बढ़ा? लगभग 150 से ज्यादा। और जब 2014 में 74 रुपया पेट्रोल का दाम था, आज है वो 100 रुपया। कितना % बढ़ा? आंकड़ा समझाने में, आंकड़े को तुलना करने में समझ में फर्क साफ समझ में आता है। तो जब जनता ने इनके दिलो दिमाग का एक्सरे शुरू किया तो जनता को समझ में आया कि इनके दिल में मुसलमान और दिमाग में हिंदुओं को जातियों में बांटना, हिंदुओं को विभाजित करना और राज करना, ये इनके दिलो दिमाग का एक्सरे है जो जनता ने शुरू कर दिया है। और अभी तो देखिए राहुल गांधी का खदेड़ा होने वाला है। रायबरेली से राहुल गांधी को खदेड़ा होने वाला है। उनको रायबरेली से वो हारने वाले हैं। ये मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ। और स्वामीनाथ जी को भी पता होगा कि इसीलिए वो उसका सेफ सीट ढूंढा जा रहा था। उनकी माता जी को राज्यसभा भेजा गया किस तरीके से राजस्थान से, वो यूपी से भी राज्यसभा नहीं जा पाई। तो किस तरीके से इनके विभिन्न नेता जो हैं वो डरे हुए हैं, अपने अपने पर्चे वापस ले रहे हैं। उनको डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और उनका कोई
नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, तो निश्चित तौर पे एक गठबंधन गठबंधन में जी एक भय का जी अमित माहौल जी, है। फिलहाल समय की कमी की वजह से आपको यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बताते चले कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मतदान जारी है और शाम तक ये मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। फिलहाल ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सरकार ने कितना काम किया, और अब जनता के हाथ में कमान है और जनता ही डिसाइड करेगी 4 जून को कि किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।